हेल्थ तैयारी। आज डेट है 24 मई 2020 और आज हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करेंगे। एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ विच आर वर्सनड बाय पैंडेमिक, एक्सप्लेन। मतलब असम स्वास्थ्य के मामले में अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कि महामारी से और ज़्यादा खराब हो गई हैं, इसे हमें समझाना है। सेकेंड, हमें बताना है कि एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप्स। तो हमें इंडो चाइना बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें बताना है। ये आज FAQ सेक्शन में आया है द हिंदू के, वहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक रिफ्यूज रूल्स आर नॉट पैंडेमिक प्रूफ एंड हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग ऑनगोइंग डिसरप्शन टू ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमेंट। तो जो आपके वर्ल्ड बैंक के जो रूल्स थे वो इसलिए बनाए गए थे कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना आए, और इनको ये एनविसाज किया गया था कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो सप्लाई चेन्स जो है हर्ट नहीं होंगी। बट ऐसा इस इमरजेंसी के वक्त नहीं देखा गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन हर्ट हुई हैं और ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा रुक गया है। तो इस बारे में हमें कमेंट करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे ORF में जो आर्टिकल आया था उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसिफिलिटिस, कोविड, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ आ जाएंगी तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग बीमार होंगे। तो एक सिस्टमिक थ्रेट तो है ही, और ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि मल्टीपल डिजीज़ेस ऑलरेडी फैल रही हैं, जैसे कि जैपनीज इंसिफिलिटिस, कोविड, डेंगू। फिर एनिमल डिजीज़ भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं असम में। वहाँ पे जो डिजीज़ेस हैं, स्पेसिफिकली हमने देखा था अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बेसिकली पिग्स को होता है, काफ़ी तेज़ ये फैलता है फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब अगर पिग्स हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती है। और इसके अलावा जूनोटिक डिजीज़ है तो इससे फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर इन्फेक्टेड पिग है तो इन्फेक्टेड पिग को अगर कंज्यूम की जाती है उसकी मीट, तो उससे जो है हमारी हेल्थ पे भी खतरा बढ़ता है। इसीलिए रिसेंटली 19,000 पिग्स की कलिंग की गई थी। तो ये एक चैलेंज अगेन जो फेस करना पड़ रहा है असम को। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि बहुत तेज़ अभी से बारिश वहाँ शुरू हो चुकी है। जिया भरेली और पूथीमारी रिवर, दोनों रिवर जो है अपने डेंजर साइन को क्रॉस कर चुकी हैं। तो इससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग से आपका एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है आपके मॉस्किटोज़ के लिए। तो मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ जैसे मलेरिया हो गई, चिकनगुनिया हो गई, और बाकी जो डिजीज़ेज हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। प्लस रुके हुए पानी से कॉलरा का भी खतरा बढ़ जाता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ भी हो सकती हैं। और क्या प्रॉब्लम है, आपका पेस्ट अटैक हुआ पड़ा है जैसे कि फॉल आर्म इवन वर्म, तो अगेन इससे भी प्रॉब्लम है। अब सिंडेमिक की बात कर रहे थे हम। सिंडेमिक क्या होता है? सिंडेमिक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब दो से ज़्यादा डिजीज़, मतलब एक से ज़्यादा डिजीज़, दो या उससे ज़्यादा डिजीज़ एक साथ सिंक्रोनाइज मैनर में काम करती हैं और पूरे हमारे जो है हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेलम कर लेती है, तो उसको हम सिंडेमिक कहते हैं। अब ये सिंडेमिक काम कैसे करता है? मान लीजिए डिजीज़ वर्डन ये 1 है, डिजीज़ वर्डन ये 2 है। अब ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आ गई जहाँ पे ऑलरेडी डिजीज़ 1 थी, तो उसके साथ ये इंटरेक्ट करके और ज़्यादा जो हालत है वो ख़राब कर देगी, और इससे क्या होगा कि बर्डन बढ़ जाता है, आपके डेथ रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, मोर्टेलिटी रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये एक हमारा यूनिक चैलेंजेस है जो असम फेस कर रहा है। अब इसमें वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट देखिए सिंडेमिक को रोकने के लिए जो है अच्छे से हेल्थ मॉनिटरिंग करे लोगों की, और ये जापानीज इंसिफिलिटिस को और डेंगू के जो अपने प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसके अलावा जितने भी आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, वो सारे आपको दोबारा रीस्टार्ट करने हैं, क्योंकि इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत फार रीचिंग होते हैं। तो इनको हमें शट डाउन नहीं करना है। फिर कंसर्न क्यों है ये कंसर्न तो हम देख ही चुके थे। फिर ये काम कैसे करता है ये भी हमने देख लिया था कि क्या मॉडल है काम करने का। दोनों डिसीज़, दो या उससे ज़्यादा डिसीज़ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सिंक्रोनेटिक वे में काम करेंगे। मतलब बहुत सारी डिसीज़ एक साथ अगर हो जाएं तो फिर उसकी बॉडी भी जो है हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, मतलब झेल नहीं पाती है। साथ साथ आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है। अगर मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग हो गए
जितनी हमारी कोविड की संख्या है, मान लीजिए उसमें से 40% भी अगर ऐसे केसेस हो गए जहाँ पे एक से ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सिंडेमिक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कई 2-3 आर्टिकल अभी तक मैं देख चुकी हूँ सिंडेमिक के ऊपर, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है और आपको एटलीस्ट मेंस के लिए सिंडेमिक की पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। LAC को जो है सेटल माना जाता था इस एरिया में, और पिछले कुछ इंसिडेंट्स ने ये दिखाया कि शायद ऐसा सही नहीं है। चाइना जो है उस एरिया में भी अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता रहता है। नॉर्दर्न बैंक जो पांगोंग सो लेक का है वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वहाँ से लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि वहाँ से जो है दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग परसेप्शन है LAC का। ये इंसिडेंट सिक्किम में भी इसी तरह का इंसिडेंट है और अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि LAC जो है सिक्किम सेक्टर में काफ़ी हद तक मान ली गई है। काफ़ी हद तक जो है LAC की कोई डिस्प्यूट सिक्किम सेक्टर में थी नहीं, म्यूचुअली एग्री कर लिया गया था। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि टेंशन इसलिए अपीयर हो रही है क्योंकि LAC पे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। चाइना ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुकी है। चाइना वहाँ पे टेरेन के मामले में और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में फेवरेबल पोजीशन जो है रखती है। इसीलिए कहीं ना कहीं चाइना को ये प्रॉब्लम है, जब इंडिया वही चीज़ बिल्ड करे तो चाइना यहाँ पे अपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, कि चाइना को ये लगता है कि उसकी जो अभी एडवांटेजेस पोजीशन थी वो चली जाएगी अगर इंडिया भी मोबिलाइजेशन करने लगता है। तो पहले के जो एग्रीमेंट्स हुए थे वहाँ पे दोनों साइड्स ने ये एग्री किया था कि म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी होगी, और डिफ़िकल्ट टेरेन का जो है ख्याल रखते म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी की छूट दी जाएगी। LAC अभी तक क्लैरिफाई क्यों नहीं हुआ है? इंडिया ने बहुत पहले कहा था कि क्लैरिफाई कर देना चाहिए LAC को, और मैप एक्सचेंज भी हुए थे मिडिल सेक्टर में, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सेक्टर में। बट एक्सरसाइज जो है वेस्टर्न सेक्टर में, स्पेसिफिकली लद्दाख सेक्टर में जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि लद्दाख सेक्टर में बहुत ज़्यादा म्यूचुअली कंटेस्टेड क्लेम्स हैं, और इस वजह से जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक पॉइंट पे आकर के एग्री करना। चाइना ने इसीलिए तब से जो है जब से वेस्टर्न वाले सेक्टर में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट की एक्सरसाइज थी इसी को रिजेक्ट कर दिया है, और इसको जो है कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखता है चाइना। ऑनगोइंग बाउंड्री नेगोशिएशंस के लिए कॉम्प्लिकेशन के रूप में इसको देखता है। इंडिया का ये आर्ग्यूमेंट है कि जब आप बॉर्डर के मतलब ये जो एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे आप मैप एक्सचेंज करते हैं, उससे आप जो है ज़्यादा अच्छी तरह से LAC पर एग्री कर पाएंगे, और ये एक्सरसाइज दोनों साइड्स को एक दूसरे के क्लेम्स को समझने में हेल्प करती है, जिससे कि इस एरिया में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा सके और फाइनल सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट का हो सके। तो अभी स्टेट क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट के नेगोशिएशन का? 22वां राउंड चल रहा है। आप सोचिए 22 राउंड हो चुके हैं बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो 22वां राउंड चल रहा है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, और इंडिया के NSA अजीत डोभाल जी जो है इंडिया की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के। चाइना की तरफ से चाइना का काउंसलर वांग ई जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। दोनों ने ये एग्री किया था कि अर्ली सेटलमेंट हो जाएगा बाउंड्री के क्वेश्चन पे, और इससे दोनों के जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं दोनों कंट्रीज़ के उसमें जो है बेहतर हो पाएंगे। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ ने ये भी कहा था, मतलब दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये भी कहा था कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपने एफर्ट्स को इंटेंसीफाई कर दिया है, और एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। 2005 में एग्रीमेंट जो है पॉलिटिकल पैरामीटर्स पर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर हुआ था, और पहली स्टेज जो है टॉक्स की कंप्लीट हो गई थी। बट अभी सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट स्टेज होती है वो होता है फ्रेमवर्क फॉर्म करने की। तो अभी फ़िलहाल हम फ्रेमवर्क फॉर्म करने की स्टेज में हैं, और ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज होती है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एग्री नहीं कर पाती हैं कि कौन सा एरिया किसका है, क्योंकि कंटेस्टिंग क्लेम्स हैं। तो इस वजह से ये वाला जो प्रॉब्लम है अभी भी फाइनल स्टेप बची हुई है, जहाँ पे हमें डिलिनिएट करना है, डिमार्केट करना है बाउंड्री को मैप पर और ग्राउंड पर, क्योंकि जो हम मैप पे देखते हैं वो ग्राउंड से थोड़ा सा अलग होता है। अब आप मैप तो जो है ऑफिस में बैठ के बना रहे हैं, कार्टोग्राफिक एरिया जो है टेरेन, एक्चुअल टेरेन पे क्या है उसको जो है ध्यान में नहीं रखती हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। यही प्रॉब्लम हमारी जो है सभी कंट्रीज़ के साथ है जहाँ जिनसे भी हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट है। प्रॉब्लम यही थी कि ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स हमारे ड्रॉ किए थे वो सब एक जो है जगह बैठ के किए थे, और मैप पे जब आप चीज़ों को ड्रॉ करते हो अगर एक भी इंच का डिफरेंस हो जाता है तो वो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सारा एरिया फिर कंटेस्टेड एरिया के रूप में गले में हड्डी की तरह पड़ जाता है। तो यही इंडिया और चाइना के बीच में भी हुआ है। अब क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं सेटलमेंट के? तो सेटलमेंट शायद मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा कि सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स में। मतलब हमारे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, सिक्किम का एरिया हो गया,
और वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख का एरिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेस्टिंग क्लेम्स हैं और इन क्लेम्स पे म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है। इंडिया जो है चाइना का इंडिया कहता है कि चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो अक्साई चीन का एरिया अपना के रखा हुआ है वो इंडिया का हिस्सा है, और वो हमने अभी अपने मैप में लद्दाख के हिस्से के रूप में दिखाया भी था। ईस्ट में चाइना ने जो है ऑलमोस्ट चाइना जो है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को क्लेम करता है। पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है और उसको अपना हिस्सा मानता है, एज अ लोअर तिब्बत के रूप में उसको देखता है। चाइना ने जो है एक 1960 में और 1980 में इंडिया से ये कहा था, ऐसा करो आप 90,000 जो किलोमीटर तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश के हैं वो हमें दे दो, 38,000 जो अक्साई चीन का एरिया है हम तुम्हें दे देते। तो स्वैप की बात की थी, बट ये स्वैप जो है इंडिया करेगा क्यों? ये फॉर्मूला अगर स्वैप हो जाता तो इससे जो है स्टेटस को हो सकता था, फॉर्मलाइजेशन हो जाता और बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत हद तक सॉल्व हो जाती। बट इसके लिए मीनिंगफुल एग्रीएबल और म्यूचुअल एडजस्टमेंट होने वाला है नहीं, क्योंकि जो चाइना एरिया मांग रहा है वो हमारे लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया है और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। वो किसी भी तरीके से कभी चाइना का हिस्सा था ही नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो क्लेम है चाइना का वो टोटली गलत क्लेम है और बहुत ज़्यादा मतलब जो ये चाइना का जो यहाँ पे नज़र पड़ी हुई है वो रिसोर्स रिच एरिया है, इस वजह से नज़र पड़ी हुई है। और अक्साई चीन की अगर आप बात करें तो वो एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है। तो इसमें अगर स्वैप हो जाता तो विनर के रूप में चाइना ही उभर के सामने आता। इसीलिए ऑब्वियसली की सी बात है कि इंडिया इस स्वैप के लिए एग्री नहीं करेगा और चाइना भी अपने क्लेम्स को हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों कंट्रीज़ जो है एग्री नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी जब तक एक फ्रेंडलियर गवर्नमेंट चाइना में नहीं आती है, होपफुली, जिसके आने का भी सवाल अभी हाल फिलहाल में तो दिखाई नहीं देता है। तवांग मतलब ये डिमांड करता है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिम्टम की प्रॉब्लम, मतलब ये एरिया क्या है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया से काफ़ी अलग थलग रह जाता है, मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है। तो इसी का फ़ायदा चाइना उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके मेनलैंड टेरिटरी के आसपास है और ये जो है एक रूट है उसकी प्रॉब्लम की। मतलब ये जो तवांग की डिमांड है ये कोई नई डिमांड नहीं है। चाइना ऐसी डिमांड्स पोज करता रहता है। साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए आप, चाहे आप जो है लद्दाख वाले एरिया की बात कर लीजिए। चाइना को जो भी टेरिटरी उसके लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लगती है वो बाई हुक और क्रूक उसको अपनाने की कोशिश करता है। ये चाइना की पॉलिसी है। तो तवांग की जो डिमांड है वो उसकी जो है सिम्टम है और रूट के प्रॉब्लम की जड़ नहीं है, उसका सिम्टम है। चाइना ये पता जानता है कि इंडिया किसी भी तरह से अरुणाचल प्रदेश को सीड करेगा नहीं, उसको वापस देगा नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एक क्लेम है उसने जानबूझ करके इसलिए लगा रखा है क्योंकि वो चाइना बेसिकली सॉल्व करना ही नहीं चाहता है इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को। और बॉर्डर डिस्प्यूट को वो जो है अपने एरिया में मतलब अपने नेगोशिएशन को बेटर करने के लिए वो ज़बरदस्ती का ये डिस्प्यूट लगा के खड़ा हुआ है तवांग एरिया में, मतलब हमारे अरुणाचल एरिया में। और ये चाइना की कोई नीयत नहीं है कि इंडिया के मतलब चाइना की वैसे भी कोई टेरिटरी उसको मिल जाए तो चाइना की वैसे भी नीयत उस टेरिटरी पे ख़राब रहती है। कोई भी टेरिटरी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट की बात हो जो उसने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है, चाहे और एरियाज़ हो जहाँ पे भी चाइना जो है बेल्ट डिप्लोमेसी डेट की खेल रहा है। तो चाइना को जो है टेरिटरी को लेकर के चाइना की नीयत काफ़ी ख़राब है और ऐसे में चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है और वो म्यूचुअली एग्री करेगा नहीं, वो सॉल्यूशन इसलिए आने वाला है नहीं। तो क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम यही है कि इन हमारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं चाइना के साथ। चाइना एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है, वो हेगमन जैसी पोजीशन को एक होल्ड करता है और जो इंडिया के बर्दाश्त के अंदर है नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी इस एरिया में और सॉल्यूशन बस इतना है कि हम अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप करके रखें और इनको एस्केलेट होकर के डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना होने दें। अब नेपाल वाला हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ नया इसमें देखना है, क्योंकि इस क्या स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंस से हमने देखा था कि वो ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। कालापानी एक बेसिकली प्लेटो है जो एक ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। नेपाल है एक साइड, दूसरी साइड आपका जो है चाइना है और तीसरी साइड तिब्बत है। इसीलिए दो और उसके अलावा इस क्या कालापानी एरिया से आपकी जो है इसके जस्ट नॉर्थ में लिपू लेक है और लिपू लेक से जो है आपका कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कालापानी का एरिया अगेन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। फिर कालापानी का एरिया की डिस्प्यूट पूरी ट्रीटी ऑफ सगौली के गलत इंटरप्रिटेशन से आती है। इंडिया जो है कालापानी को ही सोर्स ऑफ काली रिवर कहता है
और नेपाल जो है काला पानी को एंड बोलता है, काला पानी को एज अ सोर्स ऑफ काली रिवर नहीं मानता। और क्योंकि सगौली के वक्त जो है काली रिवर को एज अ बाउंड्री माना गया था, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि इंडिया कहता है कि काला पानी जो है काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और नेपाल कहता है कि काला पानी से काफ़ी ऊपर लिपू लेक से भी पहले, लिम्पू दरिया से के आसपास जो है काली रिवर ओरिजिनेट होती है। इसीलिए लिम्पू दरिया से लेकर के लिपू लेक का एरिया और पूरा काला पानी का एरिया नेपाल की सोवरेनिटी में आता है। तो ये प्रॉब्लम है, ट्रीटी ऑफ सगौली से हमारी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रिटिशर्स जो है कर गए थे और झेलनी जो है इंडिया को पड़ रही है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का एरिया हो, चाहे वो अक्साई चीन का एरिया हो, चाहे हमारा नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट हो। सारे बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा हमें दिए गए हैं एज ए लेगेसी के रूप में, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश लेगेसी है ये सारी, और सारी हमें झेलनी पड़ रही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो नई पॉलिसी आई है और जिससे डोमिसाइल का जो सिस्टम था वो चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, ये जो चेंज है वो 2010 की एक्ट में चेंज किया गया है। तो 2010 की एक्ट क्या कहती थी? 2010 की एक्ट बताती थी कि कौन कौन जो है वहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता है। और वो एक्ट कहती थी कि डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट कैडर पोस्ट के लिए सिर्फ परमानेंट सिटीजन्स जम्मू एंड कश्मीर के एलिजिबल होंगे, हर गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए। डोमिसाइल रूल जो है उनको जो है अमेंड करके ये रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया था डोमिसाइल के रूल्स को। 20 मई को यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी, उसने एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया था ऑर्डर को। और मतलब जो आपका 5 अगस्त 2019 में जो ऑर्डर हुआ था, जहाँ से हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज करके यूटी का स्टेटस कर दिया था, और साथ साथ आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया था। तो उसके बाद जो है सीधे सीधे बताया गया था कि जो भी सेंट्रल लॉज होंगी वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल होंगी। तो इसलिए डोमिसाइल का जो रूल्स था वो ऑब्वियसली चेंज होना ही था। तो डोमिसाइल का रूल इसी बेसिस पे चेंज किया गया है। अब नए फीचर क्या हैं इस पॉलिसी के? 31 मार्च का जो ऑर्डर आया है, मतलब आपका साइन हुआ है मई में, बट ये जो है आपका ऑर्डर लिखा गया था 31 मार्च को, तो ये पोस्ट डेटेड, इसीलिए इस ऑर्डर को कहा गया है। तो 31 मार्च का जो ऑर्डर है उसने प्रोटेक्शन दिया है डोमिसाइल को केवल ग्रुप डी की जॉब में। ग्रुप ए की जॉब में आप कहीं पे भी देख लीजिए, ज़्यादातर स्टेट्स में ग्रुप ए की जॉब्स जो है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी इसको एस्टैब्लिश कर चुका है कि स्टेट्स के बीच में आप ग्रुप ए की और बी की जॉब्स को डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो इसीलिए जो भी जो स्टेट जो एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे कवर दिया गया है डोमिसाइल का, वो केवल ग्रुप डी की ग्रुप डी की एंट्री के लिए दिया गया है। उसके अलावा एंट्री लेवल नॉन गस्टेड गवर्नमेंट पोस्ट है तो उसमें भी डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दिया गया है, बाकी सबसे हटा दिया गया है। यहाँ से बात क्या हुई थी कि जो एक नई पार्टी है, अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ होंगी वो इसको अपोज करना ही चाहेंगे। सन्स ऑफ सॉइल हर जगह एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप कोई भी स्टेट हो और वहाँ पे अगर इस तरह के मान लीजिए रूल हो कि सारी पोस्ट सिर्फ स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए है, और फिर बाद में वो रूल चेंज कर दिया जाए, तो अप्रोच तो स्टेट में होगा ही, क्योंकि उनको जो है थ्रेट लगता है। उनको लगता है कि अब हमारी जॉब्स के लिए बाहर से भी इंडिया के बाकी पार्ट से भी लोग आकर के लड़ेंगे, और उनकी कहीं ना कहीं इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन को कम करने के लिए अप्रोच करते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पे अपनी पार्टी, एक नई पार्टी फॉर्म हुई है और उसने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था कि आपने सिर्फ ग्रुप डी की जॉब्स दी हैं। एनीवेज ये जो अप्रोच है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ। वैसे भी जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट थी उसको हम अगर देखें तो थोड़ा सा डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया था वहाँ पे वही गलत था। आप रिक्वायरमेंट डोमिसाइल की कर सकते हैं, बट एटलीस्ट डोमिसाइल को किसी एक सही बेसिस पे दीजिए, जस्टिफाइड बेसिस पे दीजिए। तो जस्टिफाइड बेसिस पे डोमिसाइल नहीं दिया जा रहा था। डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट क्या था कि डोमिसाइल होने के लिए आपको कम से कम जम्मू एंड कश्मीर में आपने 7 साल पढ़ाई की हो, क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम वहाँ से पास किए हो, उसके साथ साथ आप जो है माइग्रेंट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें अब की बात बता रही हूँ। अभी के लिए जो है डोमिसाइल का रूल ये है कि पिछले 15 साल में से 7 साल आपने जम्मू एंड कश्मीर में रहे हो,
या जम्मू एंड कश्मीर से आपने क्लास 10th और 12th की जो है पढ़ाई की हो, या फिर आप माइग्रेंट के रूप में रजिस्टर्ड हो जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन सबको अब डोमिसाइल मिल जाएगा। पहले जो है डोमिसाइल के रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में, ईजिली डोमिसाइल नहीं मिलता था और माइग्रेंट्स को तो नहीं मिलता था। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी जिनको अभी रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है। तो पहले जो टाइम पीरियड था वो 10 साल का था, 10 साल आपको रहना है। अभी वो टाइम पीरियड डाइल्यूट करके 7 साल कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ हैं, पहले उनको अलाउ नहीं था कि वो डोमिसाइल ले सके जम्मू एंड कश्मीर को, अब उनको भी ये रिक्वायरमेंट दे दी गई है। फिर तीसरी चीज़, जो विमेन बाहर मैरी कर लेती थी, स्टेट के बाहर किसी नॉन रेसिडेंट से अगर वो मैरी कर लेती थी तो उनकी डोमिसाइल चली जाती थी, उनका जो रेसिडेंट स्टेटस था वो चला जाता था और प्रॉपर्टी राइट्स भी उनके ख़त्म हो जाते थे। तो ये जो ये चीज़ भी हटा दी गई है नए रूल्स में। रूल्स क्या हैं ग्रांट करने के, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ग्रांट करने के लिए, तो रूल्स में ये कहा गया है कि ऑफिसर अगर वो 15 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए मैंने आज अप्लाई किया और मुझे 15 दिन के अंदर डोमिसाइल नहीं मिला है, तो 50,000 तक उस ऑफिसर को, जिसने इशू नहीं किया है, उसको 50,000 तक की जो है सज़ा हो सकती है उसकी अपनी सैलरी से। जम्मू एंड कश्मीर के जो रेसिडेंट्स स्टेट के बाहर रहते हैं वो इसको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बाकी वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा करके ले सकते हैं। जो माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं वो माइग्रेंट्स जो है दिखा सकते हैं। अगर उनके इलेक्टोरल रोल में नाम था 1988 में, तो वो माइग्रेंट्स अगर रजिस्टर्ड नहीं थे तब भी वो डोमिसाइल के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, अगर वो अपना प्रूफ दिखा सकें कि उनके पास उन्होंने वोट दिया था 1988 के अंदर। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बाकी स्टेट के। मतलब माइग्रेंट्स जो है ये नहीं कि आपके इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होने चाहिए वो। अब पॉलिसी को अपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो देखते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको थ्रेट हो जाएगा। तो देखिए, डेमोग्राफी तो उन्होंने 1990 में ही चेंज कर दी थी। अब उनका जो कहने का मतलब है कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये बिल्कुल एक गलत उनकी डिमांड है। और कहीं ना कहीं वो पहले भी, जब कश्मीरी पंडितों का एक जेनोसाइड हुआ था 1990 में, तभी से डेमोग्राफी चेंज हो गई थी। तो डेमोग्राफी चेंज करने की जो अपोजिशन है ये एक फ्लॉड अपोजिशन है। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ पे काम भी करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू रीजन में बहुत सारे एरियाज़ के लोग ऑलरेडी रहते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें पढ़ना है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है और आर्टिकल का नाम है एक्सपोर्ट बैन्स, ट्रेड रूल्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरह से, क्या टेम्पलेट होनी चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, इस बारे में इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है। कोविड-19 का जो क्राइसिस है उसने ग्लोबल डिमांड जो है मेडिसिन की बढ़ा दी है, मेडिकल सप्लाईज़ की बढ़ा दी है, पीपीईज़ की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। सफिशिएंट स्टॉक और मेंटेन करना फूड ग्रेन्स का और इन एसेंशियल कमोडिटीज़ का ये एक प्रायोरिटी बन गई है सभी कंट्रीज़ की। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सभी कंट्रीज़ की बात है, सबकी ये प्रायोरिटी बन गई है। कल हमने जो वेस्ट एशिया की बात की थी और हमने देखा था किस तरह से वहाँ पे फूड क्राइसिस लूम कर रहा है। तो ऐसे में सब कंट्रीज़ को जो है एसेंशियल अपनी कमोडिटीज़ की सप्लाई मेंटेन करनी है, और वो इस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकेट्स लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन कर रहे हैं, जिससे कि डोमेस्टिक सप्लाई को बीफ अप किया जा सके और डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। WTO ने ऑब्जर्व किया था अप्रैल में ही कि 80 कंट्री ने एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन लगाए हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिससे कि क्रिटिकल शॉर्टेजेस उनके कंट्री में ना आए। तो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? तो कैटेगरीज हो गई, फेस मास्क पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ग्लव्स पे और फूड स्टफ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब मार्च 2020 में यूरोपियन यूनियन ने, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, मार्च 2020 में यूरोपियन यूनियन ने एक प्रायर ऑथराइजेशन रजीम जो है इम्पोज किया था, जहाँ पे अगर पीपीईज़ एक्सपोर्ट करने हैं या फिर मतलब फूड आइटम्स और मेडिकल सप्लाईज़ वगैरह एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए एडिशनल नॉर्म्स जो है मीट आउट करने पड़ेंगे। इसी तरह से USA, UK, इंडिया, इन कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे बहुत सारे इक्विपमेंट पे, जैसे कि पीपीईज़ हो गए, डायग्नोस्टिक किट हो गई, मेडिसिन हो गई। तो कंट्रीज़ जो कि प्रोड्यूसिंग कंट्री थी, तो गाइस रशिया और कज़ाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, जो कि वीट और ये गेहूं वगैरह अच्छा बनाती हैं और ये फ्लोर वगैरह एक्सपोर्ट करती थी, उन्होंने जो है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो इससे जो है जो इंपोर्ट रिलायंट कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गई, वियतनाम हो गई, बांग्लादेश हो गई, इनको जो है हर्ट हो सकता है।
अब वियतनाम ने भी इसी तरह से एक्सपोर्ट कोटा लगा दिया था राइस के ऊपर, बट इसने जो है जल्दी लिफ्ट भी कर दिया था, जिससे कि डोमेस्टिक सप्लाईज जब सफिशिएंट हो गई थी तो इसको लिफ्ट भी कर दिया था। तो एक क्रूशल क्वेश्चन ये होता है कि WTO के अंदर क्या ये आंसर अलाउड है कि नहीं। अब आंसर होगा कि इंटरप्रिटेशन की जाए कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर को किस तरह से ले रहे हैं। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जब क्रिटिकल शॉर्टेज होती है तो उसको एड्रेस करना हर कंट्री के लिए ज़रूरी होता है, और कंट्रीज़ जो है अपनी डोमेस्टिक नीड्स को सबसे पहले मीट करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ कंट्रीज़ जो है होर्डिंग कर सकती हैं रिसोर्सेज का, और अगर होर्डिंग होती है तो ये ट्रेड रूल्स का वायलेशन होगा। क्रिटिकल शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं सप्लाईज़, वो टेम्प्ररी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के लिए कि हम जो टेम्प्ररी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम जो भी क्रिटिकल शॉर्टेजेस हैं उनको हम मीट कर सकें। अभी क्रिटिकल शॉर्टेज को एसेस करना काफ़ी ज़रूरी है पहले एक्सपोर्ट बैन लगाने से पहले, नहीं तो क्या होगा कि कंट्रीज़ ये सोच करके कि शॉर्टेज हो सकती है तो वो जो है होल्ड करना रिसोर्स शुरू कर देंगी, और ये ट्रेड रूल का वायलेशन हो सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कंट्रीज़ जो है अपनी एसेंशियल सप्लाईज़ के ऊपर एक्सपोर्ट बैन्स लगा देती हैं, जिससे कि एक इंटरनेशनली उनको जो है प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। इकोनॉमिस्ट इसलिए कंसर्न है कि इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ना हो। तो मतलब शॉर्ट टर्म में तो समझ में आता है कि आपको जो है अपनी एसेंशियल सप्लाईज़ मेंटेन करनी है तो आप उसको बैन लगा देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में भी अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो लॉसेस हैं वो हो जाएंगे, एक्सपोर्टर को इंसेंटिव होगा, इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा, और उसके साथ साथ जो है लो प्राइसेस मतलब नहीं हो पाएंगे चीज़ों के, और स्मगलिंग वगैरह, इलीगल ट्रेडिंग वगैरह हो सकती है। इकोनॉमिक्स नेट इम्पोर्टर्स जो हैं मेडिसिन के और प्रोटेक्टिव गियर के, जैसे कि सब सहारन कंट्रीज़, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन शॉक्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में। उसके अलावा मेडिकल सप्लाईज़ के अलावा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है फूड आइटम्स पे भी एक्सटेंड की गई हैं, तो इससे आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो कि नेट इम्पोर्टर होती हैं फूड ग्रेन की। इस बारे में हमने कल भी बात की थी। तो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को इरोड कर सकती हैं और कॉन्फिडेंस जो है पार्टनरशिप्स में ख़त्म कर सकती हैं। जैसे कि मेंबर्स जो यूरोपियन यूनियन के हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इन्होंने जो है एक्सपोर्ट बैन कर दिए थे कुछ पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव गियर के, इवन फेलो मेंबर कंट्रीज़ को। तो अगर फेलो मेंबर कंट्रीज़ में भी इस तरह का कम हो जाएगा तो जो ट्रस्ट है जिस बेसिस पे ये इनके रिलेशनशिप्स बने हुए हैं वही ख़त्म हो जाएगा, उससे सॉलिडारिटी इनकी ख़त्म हो जाएगी। अप्रैल 2020 में WTO मेंबर कंट्रीज़ ने ये कमिट किया था कि वो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे एग्रीकल्चर और एग्री फूड प्रोडक्ट्स में, जिससे कि जो है एक प्रोपोर्शनेट और ट्रांसपेरेंट और टेम्परेरी जो इंटरवेंशंस हैं उनको टैकल किया जा सके। फिर भी ये देखिए जो मेजर्स हैं जो कि नॉर्मल इम्पेरेटिव और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे बेस्ड हैं, उसमें हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है जिससे कि सप्लाई चेन जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ की है वो अफेक्ट ना हो। हालांकि बेटर चीज़ ये होगी कि इंटरनेशनल कॉपरेशन किया जाए जिससे कि एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है डिज़ाइन किया जा सके और हेल्थ वगैरह भी सफ़र ना हो, और उसके साथ साथ सभी को इक्विटेबल बेसिस पे चीज़ें मिल सकें, क्योंकि सप्लाई चेन से इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई शॉक आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कंट्रीज़ को एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और अपने की ट्रेड पार्टनर्स के साथ एंगेज करना चाहिए और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन पर आना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।